स्वागत दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, सीधे विजय चौक से लाइव। देश की संसद के बाहर से आज श्वेत पत्र जो है भारत सरकार जारी करने जा रही है। यूपीए के 10 साल के वित्तीय अनियमितताओं के ऊपर या उस वक्त अर्थव्यवस्था की बदहाली के ऊपर ये हमने आपको एक अपडेट दिया है। पॉलिटिकल खबरों में जयंत चौधरी की आरएलडी का एनडीए में आने को लेकर अब बड़ा जोर शोर से जिक्र किया जाने लगा। ये खबर लगातार बढ़ती जा रही है और ये ऐसा समझा जा रहा है कि बड़ा अब ये तय है कि अब उनका सपा से मोहभंग हो गया है। अखिलेश यादव के साथ दूरियां बढ़ गई हैं जयंत चौधरी की और उनकी बातचीत चल रही है बड़े टॉप लेवल पर बीजेपी के साथ और वो एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो यूपी में अगर जयंत चौधरी आ जाते हैं, एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बीजेपी को जयंत चौधरी जैसे एक समर्थक की जरूरत भी है, एक सहयोगी की जरूरत भी है। और जो चर्चाएं हैं उसमें माना जा रहा है कि बागपत, बिजनौर और सहारनपुर, इन तीन में से किन्हीं 2 सीटों पर बातचीत जो है वो लगभग फाइनल है जयंत चौधरी और बीजेपी के बीच में। बीजेपी की तरफ से ऑफर 2 सीटों का है, 4 से 5 सीटें जयंत चौधरी मांग रहे हैं अपने लिए, लेकिन बीजेपी ने अभी तक उनको 2 लोकसभा सीट जो हैं उसका ऑफर दिया है और माना जा रहा है कि बीजेपी उससे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा एक राज्यसभा की सीट और एक केंद्रीय मंत्री परिषद में जगह अगर जब सरकार बनती है नरेंद्र मोदी की तीसरी बार, तो यह बीजेपी का ऑफर है। लोकसभा के लिहाज से 2 सीटें ऑफर की जा रही हैं। इसके अलावा मथुरा की सीट पर भी आरएलडी की निगाह है, जयंत चौधरी की निगाह है और मुजफ्फरनगर की सीट भी सपा से जब उनकी बातचीत चल रही थी तो वो सपा से डिमांड कर रहे थे अखिलेश यादव से मुजफ्फरनगर की सीट भी, लेकिन बीजेपी के साथ उसको लेकर बार्गेन की खबर अभी फिलहाल नहीं है। इसके अलावा 2 बड़ी इंटरेस्टिंग सीट हैं, अमरोहा की और अमरोहा के अलावा संभल की। इन दोनों सीटों पर भी कोई तालमेल किया जा सकता है बीजेपी और आरएलडी के बीच में, वो इसीलिए क्योंकि ये दोनों अमरोहा और संभल ये मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं और ये सीटें बीजेपी के पास नहीं हैं और बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर आरएलडी जैसा एक साथी उसके पास होगा तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोट की जो ताकत है और जाहिर तौर पर बीजेपी के खिलाफ ये ताकत इस्तेमाल होती है तो उसको काउंटर किया जा सकता है। ये अभी तक चर्चाएं चल रही हैं और तो हमारे बीच में जो मेहमान है चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन जी, क्या खबरें हैं फिलहाल आरएलडी को लेकर के? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई भ्रम की बहुत स्थिति है, लगभग तय है और उसको मैं एक जिसको कहते हैं जो सामने दिख रहा है उससे ध्यान दिलाता हूं तो एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक ऐसे ही जब नीतीश कुमार के इधर आने की खबरें चल रही थी तो नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी सफाई आनी बंद हो गई थी। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के चेहरे पर वो तनाव दिखने लगा था। जब वो कोई बात होती थी तो वो कहते थे उन्हीं से जाके पूछिए, हम क्या बताएं। और वही लगभग स्थिति यहां हुई जब डिंपल यादव और अखिलेश यादव के बयान आप सुनिए तो वो कह रहे हैं कि जयंत जी बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत समझदार हैं, किसानों का हित जहां होगा। तो राष्ट्रीय लोकदल के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट कर दिया गया कि किसान भोले जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है, वो समझदारी वाला फैसला लेंगे। उसके आगे फिर पोस्ट की गई कि किसानों के हक में जो काम करेगा। अब ये सारी लाइनें आती हैं तो आज की तारीख में किसानों के हक में काम करने वाला सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड है उस पर कर्ज सस्ते में दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी उनके लिए कह रहे हैं कि आपकी उपज की खरीद होगी तो हम उसके लिए मंडी में ज्यादातर व्यवस्था कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट करने जाएंगे तो हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे कि आपकी कैसे सप्लाई चेन दुरुस्त हो और वाणिज्य मंत्रालय के जरिए वो बाहर दुनिया के देशों में जाए। ये सारी चीजें वो बताएंगे और उसमें वो जुड़ता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने का जो एसएपी था वो भी बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर जयंत चौधरी के बाद ये सारे कारण हैं गिनाने के लिए। लेकिन एक मुश्किल है, कई बार होता है ना, ढेर सारे सलाहकार हैं जो जयंत चौधरी के इर्द गिर्द हैं, एक बड़ा वर्ग है जो एकदम एंटी बीजेपी है। जैसे नीतीश जी के यहाँ था कि कुछ लोग इधर के थे कुछ लोग उधर के थे। एंटी बीजेपी जो एक वर्ग है वो बार बार समझा रहा है कि नहीं कुछ बदल सकता है, हम 7 सीटों पर लड़ सकते हैं, 10 सीटों पर लड़ सकते हैं। अगर वो लालच और उनके सलाहकार आड़े नहीं आए तो ये लगभग तय है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बेहतर होगा कि बिजनौर, सहारनपुर और अमरोहा इन 3 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल जाए। मुजफ्फरनगर और बागपत इस पर निश्चित तौर पर चाहेंगे और बागपत पर हो सकता है कि अंतिम समय में जयंत अपना जो वीटो है वो लगाने का प्रयास करें। देखिए, जो बात हो रही है वो यही है कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें 7 सीटें ऑफर की थी, इसमें यही वो सारी सीटें हैं जो मांग रहे हैं। बागपत, कैराना, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, हाथरस और मथुरा, ये सीटें जो हैं वो इन्हीं में से जो जयंत चौधरी हैं उनको सीटें चाहिए। और अगर बीजेपी मुझे लगता है 3 से 4 सीटें अगर उनको दे देगी तो ये जो कॉम्बिनेशन बन पाएगा। लेकिन
ये डिपेंड करेगा, क्योंकि देखिए जयंत चौधरी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जो वोट बैंक है, वो है मुस्लिम और जाट वोट बैंक है। तो अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपनी ताकत बढ़ानी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो उनको जयंत चौधरी का साथ जो है उसमें वोटों का इजाफा ही होगा, घाटा नहीं होगा। और जयंत चौधरी को बीजेपी के साथ से फ़ायदा होगा, दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जयंत चौधरी जो है वो क्या कम सीटों पर, अगर 2 सीटें देते हैं तो वो बीजेपी की बात को मानेंगे। मुझे लगता है जो जीतने के ज्यादा चांसेस तब भी देखिए, अगर आप 7 सीटें लड़े तो चांसेस और ज़्यादा होते हैं, और अगर आप 2 ही सीटें लड़ रहे हैं तो चांसेस और कम होते हैं। अब पॉलिटिक्स में ये तो साफ ही है। तो अब क्या वो 7 सीटें लड़ना चाहेंगे या 2 सीटों पे वो करेंगे? मुझे लगता है अगर सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी अड़ेगी तो शायद ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, लेकिन 3-4 सीटों तक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। जयंत आपको लगता है विलिंग है? जयंत तो बिल्कुल विलिंग है। ओके, एक जरूरी बात बता दूं। देखिए, मैं जब मेरे ख्याल से 2 दिन पहले बात हुई थी, तब आपने सवाल ही कर दिया था क्या आप 4 सीटें कह रहे हैं जयंत चौधरी के लिए। मैं फिर से कह दूं, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को 4 सीटें देने की न मना स्थिति में है, न समीकरण है। अपना दल को 2 सीटें देते रहे, राजभर उनके पास है 2 सीटें देने के लिए। अगर जयंत चौधरी को 4 सीटें देंगे तो पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। जयंत चौधरी ये जानते हैं कि अगर 2 लोकसभा सीटें पक्की हो गई, 1 राज्यसभा सीट पक्की हो गई, और केंद्र के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में भी जो उनके 9 विधायक हैं, उनको भी मंत्री पद का प्रस्ताव है। तो एक तरह से कहें, जो बुके है, जो पैकेज है, वो बड़ा स्ट्रांग है। और मुझे लगता है कि शायद उस जगह पर जयंत चौधरी जाकर वो 2 लोकसभा सीटों के लिए मान जाएंगे, क्योंकि उसके साथ जिसको कहते हैं ना, जैसे हम कोई मोबाइल का पैकेज लेते हैं तो वैल्यू एडेड सर्विसेज बहुत है। एनडीए को क्या मिलेगा, बीजेपी को क्या मिलेगा? बीजेपी अपनी जो 14 सीटें हारी है, उसमें से 16 सीटें 7 यहाँ आती है। देखिए, उसमें से भी एक रामपुर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीत चुकी है। जो 7 आ रही थी उसमें से पश्चिम उत्तर प्रदेश की रामपुर भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीत चुकी है। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी आ रही थी। देखिए, पहले अजीत सिंह के जो बेटे हैं जयंत चौधरी, ये समझ गए हैं कि अब उनके नीचे के नीचे बहुत ज़्यादा ज़मीन बची नहीं है। 2014 के पहले जो मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था, उसके बाद जाट और मुस्लिम का जो समीकरण था वो बिखर गया था, और यही कारण था कि जाटों ने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लिया था। 2014 में सभी 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2019 के अंदर जब मायावती के साथ, अखिलेश के साथ जयंत चौधरी गए, 3 सीटें मिली, तीनों सीटें हारे। जयंत चौधरी भी हारे, अजीत सिंह भी हारे, और उनके एक और उम्मीदवार, तीनों सीटें हार गए थे। जयंत चौधरी इस बात को जानते हैं कि जाट अब भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए, और भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को साधने के लिए बहुत मेहनत की है। और उसका एक कारण यह भी कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में पहली बार अपने इतिहास में किसी जाट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, भूपेंद्र चौधरी को। इसके पहले कभी जाट प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जाटों को साधा है, तो ये समझ गए जयंत चौधरी कि अब अखिलेश के साथ रहकर वह चुनाव नहीं जीत सकते। अगर उन्हें लोकसभा चुनाव जीतना है और अगर राजनीति बनाए रखनी है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होगा। मुझे लग रहा है जमीनी वास्तविकता को समझने के बाद अब जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। उन्हें जो प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, उसमें 1 लोकसभा 1 राज्यसभा का प्रस्ताव दिया गया है, और प्रदेश कैबिनेट में उनके 1 मंत्री को एडजस्ट करने के लिए कहा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है विधान परिषद भी उनको उत्तर प्रदेश में दे दी जाए। भारतीय जनता पार्टी उन्हें किसी भी स्थिति में 2 से ज़्यादा लोकसभा सीट देने की तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है जब समीकरण फाइनल होंगे तो बहुत से बहुत 2 लोकसभा सीटें मिलेंगी उन्हें, और प्रदेश के अंदर उनके जो 8 विधायक है उसमें से किसी को मंत्री बनाया जाएगा। और जयंत चौधरी को आगे हो सकता है प्रधानमंत्री कैबिनेट में एडजस्ट करे, लेकिन ये अभी उन्हें श्योर नहीं किया जाएगा कि आप जीतोगे तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। मुझे लगता है 2 सीटों पर यह बात बनेगी पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव के पीडीए का क्या होगा? देखिए, ये बात जैसे अभी रामपुर की आई थी, मैं थोड़ा सा उसको डिफरेंट तरह से एनालाइज करता हूँ। देखिए, रामपुर का जो उपचुनाव था वो जो है वो इसलिए जो है बीजेपी जीत पाई क्योंकि वहाँ पे बीएसपी और बाकी पार्टियों में जो मुस्लिम वोट है वो बटा था, डिवाइड हो गया था, इसलिए जीत पाए थे। लेकिन और इंटैक्ट था 19 में मायावती और अखिलेश साथ थे, बिल्कुल इंटैक्ट था, इसलिए वो तो उसके समीकरण थोड़े अलग हैं। लेकिन जहाँ तक अखिलेश का सवाल है, अखिलेश देखिए, एक तो कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल वहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा, जो बीएसपी है उस बार साथ नहीं है, तो वैसे भी जो विपक्षी खेमा है वो बहुत बटा हुआ दिखाई देता है। और अपने दम पर समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने दम पर कितना वोट अपनी ओर खींच पाएगी, इसको लेकर बड़ा संशय है। और ऐसे में जब राम मंदिर जैसा एक बड़ा मुद्दा चल रहा हो, जब विकास की बात हो रही हो, जब जो वहाँ पर उत्तर प्रदेश में सरकार है योगी की, वो बहुत अच्छा काम कर रही हो, तो और मुश्किल हो जाता है ऐसे समय में वोट। राहुल जी कह रहा था कैसे एक जो महल खड़ा करने की तैयारी दिख रही थी वो कैसे ढहा है,
ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अब हम बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की। तो अभी पंजाब में भी कुछ हो रहा है, तो अभी आप उस पर शायद बात करेंगे जो पंजाब में नहीं, चल पंजाब में तो सॉरी, आम आदमी पार्टी और उनका हुआ ही नहीं। रहा है वो नहीं हुआ। कांग्रेस का। इधर और होने दूसरी वाला है। तरफ अब इधर दूसरी तरफ एग्जैक्टली वहां इंडिया गठबंधन, माफ कीजिएगा कई लोगों को पसंद नहीं आता, हम इंडिया गठबंधन कहते हैं तो, लेकिन ठीक है फिर भी वो कैसे ढहा। नहीं, लेकिन ठीक है, मेरा भी ऐतराज है, इंडिया हम लोगों को क्यों कहना देश के नाम के साथ, और ये इसलिए नहीं कि हम फिर वहां से हम तो उड़ाना चाह आता रहे है, हैं। इंडी बोलते हैं तो आप क्या नहीं उसमें इंडिया अलायंस कहते हैं। किसी ने कभी किसी को इंडियन नेशनल कांग्रेस कहने में कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए हम कहते हैं विपक्षी गठबंधन जो बन रहा हाँ, था, ये ठीक है, वो ये ठीक कैसे ध्वस्त हुआ। और दूसरी ओर यहाँ पर जो उल्हाना आता था कि भाई ये तो सारे एनडीए के पुराने साथी जो हैं अडवाणी वाजपेयी एरा के, सब छोड़ के चले गए। अकाली दल टीडीपी चला गया, शिवसेना चला गया, नीतीश कुमार चले गए, कैसे वापस आ रहे हैं? नीतीश कुमार वापस आ गए, चंद्रबाबू नायडू वापस आने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। अब उनके कोई समीकरण बैठ जाए बीजेपी के साथ, सीटों को लेकर बातचीत चल रही है कि आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे मिल करके, उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। अकाली दल के साथ आने की चर्चाएं जब वो चल रही हैं, और लोग तो महाराष्ट्र तक की बात करने लग गए हैं कि भाई उद्धव गुट और शिंदे गुट क्या एक हो सकता है, इसके बारे में बातचीत होने लगी है। समीर जी तो हर दूसरे दिन वो प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि शरद जी भी एक पे आ दिन जाएंगे। शरद जी भी आएंगे, समीर जी कहते हैं। वो महाराष्ट्र के नेता प्रस्ताव दे रहे हैं शरद पवार को कि अब आप बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको आपकी राजनीति हम सुनिश्चित कर देंगे, आप एनडीए गठबंधन में आ जाइए, आपको और आपकी बेटी को हम राजनीति में एडजस्ट कर लेंगे, एक सीट दे देंगे। तो मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर भी इस बात की चर्चा चल रही है। और उद्धव ठाकरे तो बहुत परेशान है, 13 बार वो कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठ चुके हैं, चाय बिस्किट खा चुके हैं, मसल वड़ा पाव खा चुके हैं, मिसळ खा चुके हैं, लेकिन मिसल पाव खा चुके हैं, वड़ा पाव खा चुके हैं बैठक में, लेकिन सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। अब मुझे लगता है उद्धव ठाकरे भी ये सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की इंडिया गठबंधन छोड़ के। हो सकता है उद्धव ठाकरे भी अभी लेकिन वो बहुत दूर की कौड़ी लगती है, मतलब कि कभी उद्धव साहब जो है उनका मन बदले दोबारा आने की। इसलिए अभी जो हमारे पास है सामने दिख रहा है उसकी बात कर लेते हैं। और जो प्रधानमंत्री ने 370 बीजेपी कहा था या एनडीए 400 प्लस, उसमें ये दोनों स्टेट जो हैं बीजेपी के लिए थोड़े से आप कह सकते हैं कि कमजोर कड़ी हैं। आंध्र प्रदेश तो पूरी तरीके से, 19 में 2 सीट थी, 14 में 2 सीट थी, 19 में 0 हो गए। और पंजाब में अभी 2 सीट हैं उनके पास पहले, और अब अकाली दल बड़ा पार्टनर हुआ करता था 19 तक। अब अकाली दल अगर साथ आता है तो पंजाब में ताकत बढ़ेगी। चंद्रबाबू नायडू के आने से एनडीए जो 25 सीटें हैं वहां पर कुछ हासिल कर सकता है आंध्र प्रदेश में। नहीं, मुझे लगता है कि जो परसों भी मैंने कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं कि भाजपा को इस द्वंद्व से बाहर आना होगा कि राज्यसभा में कई बार वाईएसआर कांग्रेस उनके लिए एक तरह से कहेंगे मददगार बन जाती है, तो उनको उसी तरह से काम करना चाहिए जैसे ओडिशा में कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण इन दोनों के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी तो उसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। और पंजाब में भी बिना अकाली दल के भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक यात्रा है थोड़ी कठिन है। लेकिन आप जो बार बार कह रहे थे ना कि महल बनने से पहले ध्वस्त हो गया, तो एक मुझे पुरानी पिक्चर है, उसका नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन उसका एक दृश्य याद आ रहा है कि एक आदमी गुजर रहा है और वहां वो महाजन बैठा हुआ है गल्ले पे, थोड़ी देर तक वो नोट देखता रहता है, वो नोट आ रहा है, हर कोई नोट दे रहा है उसके, तो कह रहा है, तो कहे वो मैं पैसे से पैसा बना रहा हूं। तो कहे क्या होता है? कहे पैसा पैसे को खींचता है। तो उसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और महाजन के हाथ में जो गड्डी थी वो लेने की कोशिश की, तो महाजन ने एक थप्पड़ मारा और सिक्का छीन लिया। कहा बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींचता है। भारतीय जनता पार्टी ने खुद को इतना बड़ा कर लिया कि अब छोटे मोटे जो हैं वो उसके ऑर्बिट में, उसके जो सौर मंडल कह लीजिए, उसके अंदर अपने आप चुंबकीय प्रभाव में चले आ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, अपना पूरी आभा वो खोते चले गए, तो कहां से कोई उनके साथ जुड़ेगा? ये जो बेसिक डिफरेंस है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये जो महाजन की स्टोरी बनाई, इससे मेरा कोई ताल्लुक राहुल महाजन जी का कोई संबंध नहीं है। नहीं, अकाली दल वाली खबरें, मतलब जिनके पास धन है बहुत। अकाली दल वाली खबरें कितनी गंभीर है समीर जी, कि अकाली दल साथ आएगा दोबारा? देखिए, मुझे लगता है अकाली दल की भी मजबूरी है। जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में अकाली दल हारा है आम आदमी पार्टी से, अकाली दल इस बात को जानता है कि विधानसभा में सत्ता बचा नहीं पाए, बुरी तरीके से हार चुके हैं। अब अगर दोनों जो सीट अकाली दल की है, परिणीति कौर को और उनके पति को जो वहाँ से सांसद है, अगर दोनों को अगर जितना है सुखविंदर सिंह को, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर अमरिंदर सिंह के आने के बाद, और अभी उनकी जो पत्नी कांग्रेस से सांसद थी पटियाला से, परिणीति कौर, उन्हें शायद कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगी। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी पंजाब में थोड़ी मजबूत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें 2 से वहाँ पंजाब में बढ़ना तय है। अकाली के लिए मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें बढ़ा लेगी। अकाली बिना भारतीय जनता पार्टी के न आम आदमी पार्टी से लड़ सकती है, न कांग्रेस से लड़ सकती है। इसलिए अकाली इस बात को जानते हैं और अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगा।
अकाली दल का जो वहाँ पर जनाधार है वह भारतीय जनता पार्टी के काम में आएगा। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अकाली दल के लिए भी पंजाब के अंदर काम आएगी। और मुझे लग रहा है दोनों मिलकर पंजाब में एक बेहतर स्थिति में होंगे। राहुल जी, देखिए, पंजाब का थोड़ा सा मैं अलग से बोलूँगा। देखिए, वहाँ पे दो फोर्सेस जो पहले रही हैं वो है अकाली दल और कांग्रेस पहले। उसके बाद जब आपकी एंट्री उसके 2014 में होती है तब जाकर आपने अकाली दल और कांग्रेस दोनों से वोट खींचे हैं। अगर मैं वैसे आपको बता दूं तो अकाली दल का वोट बैंक जो रहा है वो 25 से 35% के बीच में जो है फ्लक्चुएट हुआ है विभिन्न चुनावों में, और कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो 35 से 45% के बीच में रहा है। अब आप जो है पिछली बार 40% और इस तरह से पहुंच गया था। तो मैं आपको ये कहूँगा, देखिए, अकाली दल का जो फोर्स है, बिना अकाली दल के बीजेपी पंजाब में कुछ नहीं है। बीजेपी का अपना वोट बैंक 9% से ज़्यादा कभी नहीं, 9-9.5% से ज़्यादा कभी नहीं रहा है। और पहले भी मैंने कहा है, पंजाब में ये जो 2 सीटें 2019 की हैं ये भी अलायंस की बदौलत है। हाँ, मैक्सिमम 3 सीटें जीत चुके हैं। कभी भी अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम 3 सीटें जीती हैं पंजाब में बीजेपी ने। और दूसरा मैं ये भी कह देता हूँ आपको कि पंजाब में बीजेपी जो है वो अर्बन पार्टी है, गाँव की पार्टी बिल्कुल नहीं है। अब ये बीजेपी के संगठन की कमज़ोरी हो, बीजेपी के नेताओं की कमज़ोरी है, जो भी है, ये सच्चाई धरातल पे दिखाई देती है। आंध्र प्रदेश में दूसरी ओर हम बात कर रहे थे तो वाईएसआर और कांग्रेस, वाईएसआर और टीडीपी, ये दो बड़ी फोर्सेस हैं। अगर आप विभिन्न चुनाव देखेंगे 80% से ज़्यादा वोट जो है वो इन दो पार्टियों के बीच में बढ़ता चला आया है अलग अलग समय में। और ऐसे में जो है इस वक्त एक और फोर्स जो उभर के आ रही है वो वाईएसआर की जो बहन है, उन्होंने जो कांग्रेस ज्वाइन किया है, उसके बाद जो कांग्रेस की फोर्स है उसको माना जा रहा है कि उसमें बढ़ोतरी हो सकती है और कई जगहों पे त्रिकोणीय जो है मुकाबला हो सकता है। और आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी के बीजेपी के साथ आने से बीजेपी मजबूत होती है और वो दोनों कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा काम लेकिन जो बात अभी सरस्वती जी ने कहा, अभी द्वंद इसीलिए है कि एक तरफ वाईएसआर हमारे साथ है, मजबूत है, वाईएसआर सीपी मदद भी आपके करते हैं, और चंद्रबाबू नायडू उनके लगभग दुश्मन है। तो ऐसे में चुनना दोनों के बीच में से यही है। ये बीजेपी को चुनाव करना होगा कि वो किसके साथ, क्योंकि टीडीपी के साथ बीजेपी के पहले भी पुराने संबंध रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू के साथ अच्छे संबंध बीजेपी के रहे हैं हमेशा से। तो ये बीजेपी को सोचना है कि वो कहाँ जाए। बीजेपी कभी नहीं जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर वाईएसआर के साथ आंध्र प्रदेश में वो गठबंधन करेगी उसका संगठन पूरा टूट जाएगा। स्थानीय स्तर का जो संगठन है वो पूरी तरीके से वाईएसआर के खिलाफ है और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी खुले रूप से वाईएसआर के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। वाईएसआर तो एक पैर पे तैयार है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए। उसके मुख्यमंत्री के ऊपर जो करप्शन के आरोप रहे उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है कि वाईएसआर के साथ गठबंधन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सहज वहां पर जो साझेदार है वो तेलुगु देशम पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही है, और भारतीय जनता पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के साथ ही वहां गठबंधन करेगी। देखिए, एक बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं, ये इसको लेकर के भी राजनीति खूब चल रही है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं कहानी कुर्सी की में। राहुल गांधी ने आज एक सभा के दौरान ये कहा कि नरेंद्र मोदी ओबीसी कहते हैं खुद को, इतनी बातें करते हैं, लेकिन वो ओबीसी कभी थे ही नहीं। नरेंद्र मोदी ने, वो सामान्य वर्ग में पैदा हुए, ये दावा राहुल गांधी ने किया है। और उन्होंने कहा कि ये जब मुख्यमंत्री बन गए गुजरात के, तब इन्होंने अपनी जो जाति है उस जाति को इन्होंने ओबीसी की सूची में डलवा दिया और तब से कहने लगे कि मैं भी ओबीसी हूं। लेकिन दरअसल नरेंद्र मोदी एक सामान्य वर्ग में पैदा हुए व्यक्ति हैं, ये दावा राहुल गांधी ने आज किया। अब इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी सरेआम झूठ बोल रहे हैं। एक बाकायदा गुजरात सरकार का शासन का एक दस्तावेज जो है वो भी सामने रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि नरेंद्र मोदी जिस जाति से आते हैं वो 1978 से गुजरात सरकार के रिकॉर्ड्स में ओबीसी लिस्ट में आती है।